मैंने ओवरटेक लिया, आगे से ट्रक आ रहा था, मैंने ब्रेक लगाई, पीछे वाले ने ब्रेक नहीं लगाई, उसने ठोक दी गाड़ी पूरी। और ये फर्स्ट डे ही, सोचो ट्रिप का फर्स्ट डे ईरान में, और पहले दिन ही गाड़ी ठुक गई। अब मुझे नहीं पता था कोई ऐसा चेक पॉइंट आने वाला है जहाँ पे सिक्योरिटी ना थोड़ी टाइट थी इसी सब चीज़ों की वजह से। अब मैं टॉयलेट में घुसा, जैसी बस रुकी और उनको लगा कि कुछ गड़बड़ है, ये बोर्ड मतलब उसी टाइम पे क्यों टॉयलेट में घुसा। अब मैं घुसते ही उन्होंने गेट तोड़ना शुरू कर दिया बाहर से। तो फिर मैं फटाफट से निकला बाहर, देखा तो भाई वो आर्मी वाले वहाँ के हाथ पकड़ के ले गए वो अंदर बंकर में जो उनका। हाँ, तो वही स्वागत है आपका हमारे नए पॉडकास्ट में, और ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है क्योंकि आज ट्रैवलिंग से रिलेटेड बात होगी जिसमें आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, और ख़ास करके बाहर की कंट्रीज़ की। और उसके लिए हमने बुलाया है इंडियन बैकपैकर भाई को, अनमोल जायसवाल भाई को। भाई स्वागत है आपका। धन्यवाद भाई, आपने बड़ी नई चीज़ शुरू करी है कि भाई गाड़ी से ट्रैवल करना विदेश। भाई हम तो सोच भी नहीं सकते भाई, कि हम तो भाई यहाँ से पहाड़ों पे जाते हैं तो हम सोचते हैं कि यार इतना ज़्यादा ट्रैवल नहीं हो सकता, गाड़ी से बहुत मुश्किल लगता है हमें ट्रैवल। हाँ मुश्किल है, बट ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है। मतलब जब मैंने शुरू किया था उस टाइम पे काफ़ी लोगों के मन में था, जैसे मैंने जब इंट्रो वीडियो डाली ना कि मैं दिल्ली टू लंदन कर रहा हूँ बाय रोड, तो लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था। कई लोग मजाक उड़ा रहे थे, पर्सनली जो जानते थे यूट्यूबर्स वो भी मजाक उड़ा रहे थे कि इससे ऐसे पहले कैसे हो सकता आप कर चुके थे वैसे ट्रैवल गाड़ी से? है। नहीं, गाड़ी से फर्स्ट टाइम था वो। अच्छा। मतलब उससे पहले मैंने 10 कंट्रीज़ करी थी, पर वो सोलो फ्लाइट से ही करी थी। ओके। पर जब कोविड बीच में आया तो कोविड के टाइम पे क्या था, थोड़ा गाड़ी और बाइक्स में भी इंटरेस्ट एकदम से बिल्डअप हो गया। तो मैंने सोचा अब कोविड के बाद फ़्लाइट से ना करके गाड़ी और ट्रैवलिंग दोनों को मिक्स कर देते हैं और बनाते हैं ऐसा कुछ। अब ऐसा नहीं है कि मैंने पहली बार किया, मेरे से पहले भी बहुत लोगों ने किया हुआ है ये, बट यूट्यूब पे किसी ने नहीं किया था, तो लोगों को पता भी नहीं था ज़्यादा कि कैसे होता है, क्या होता है। भाई ये है अपने आप में एक इंटरेस्टिंग चीज़। अगर आप ये बोल रहे हो गाड़ी से ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो, बिल्कुल तो है तो वो एक ऐसा कॉन्टिनेंट जो पानी से चारों तरफ मतलब घिरा हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल। और उसमें तुम गाड़ी लेके जा रहे हो तो वो एक अपने आप में ऑडियंस को अट्रैक्ट कर देती है चीज़ें। वो कहते हैं ना कि जैसे आप यूएस का या यूके का नाम सुन रहे हो तो 7 समुंदर पार, तो फिर लोगों के मन में वही आता है यार, जब 7 समुंदर है तो फिर पार कैसे गाड़ी कर से रहे हैं कैसे गाड़ी से। पार हाँ। होंगे। बट एक्चुअल में ऐसा है कि मेजर जितनी भी कंट्रीज़ है ना वो सारी बाय रोड कनेक्टेड है, और जो बाय रोड नहीं भी कनेक्टेड है ना वहाँ पे काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ है, जैसे आप शिपिंग कर सकते हो या फेरी में लोड करके जा सकते हो। अब फ्रांस से हम यूके गए थे तो लोगों को नहीं पता, समुद्र के अंदर एक टनल बनी हुई है, उस टनल में ट्रेन जाती है और ट्रेन में हम अपनी गाड़ी लेके जा सकते हैं। तो मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें दुनिया में एग्जिस्ट करती है जो लोगों को पता नहीं है, तो पॉसिबल है करना। थोड़ा स्टार्टिंग से ही चलते हैं कि कैसे प्लान किया आपने, और क्या क्या मतलब ज़रूरत, मतलब जैसे लाइसेंसिंग की क्या क्या आपको थी चीज़ें, बताओ। तो यार देखो, मेरा ये मतलब दिल्ली टू लंदन वाली जो चीज़ थी ना, ये मुझे 2019 में पता चली थी कि ऐसा कुछ किया जा सकता है। तो उसके बाद जब कोविड आया तो 2-3 साल तो ऐसे ही निकल गए बीच में। तो मैंने 2022 में फिर फाइनली सोचा कि चलो अब इसको एग्जीक्यूट करना शुरू करते हैं, गाड़ी ढूंढते हैं सबसे पहले तो कौन सी की जाए, मतलब कौन सी ली जाए। अब काफ़ी लोगों के मन में ये भी आता है कि अनमोल भाई गाड़ी क्या लेकर जाए, तो मैं यही कहता हूँ गाड़ी आप कोई भी ले जा सकते हो, मेन चलाने वाले की हिम्मत पे डिपेंड करता है। आप यहाँ से दिल्ली टू लंदन अपना ऑल्टो में भी कर सकते हो और कोई लैंड क्रूज़र भी ले जा सकता है, तो वो चलाने वाले पे ही सब कुछ मैटर करता है। तो मैंने इसके लिए महिंद्रा की स्कॉर्पियो एन चूज़ करी, क्योंकि उस टाइम पे उस बजट में 4x4 व्हीकल था, प्रॉपर एसयूवी है, प्लस लगेज वगेज की कोई दिक्कत नहीं, आराम से। तो 2022 से पूरी प्लानिंग शुरू करी और 1 साल लगा पूरा, क्योंकि होता क्या है ना, वीज़ाज़ आपको डेट वाइज लेना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि किस डेट में आप किस कंट्री एंटर कर रहे हो, उसका वीज़ा उसी टाइम पे वैलिड होना चाहिए। तो उसमें पूरा 1 साल लग गया सारे वीज़ाज़ लेने में, गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स करने में, लाइसेंस बनवाने में, और जो भी फॉर्मेलिटीज़ वगैरह वो करने में। और फिर 2023 के मई में मैंने ट्रिप जो है वो शुरू करी थी। भाई गाड़ी के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं? जैसे आपके लिए तो इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस हो गया हर कंट्री में जिसमें आप जा रहे हो, है ना, और गाड़ी के लिए क्या क्या चाहिए होगा? तो जैसे हमारा पासपोर्ट होता है, हम किसी भी देश में जाते हैं तो वीज़ा लगता है, पासपोर्ट पे स्टैंप होता है, उसी तरह से गाड़ी का एक पासपोर्ट होता है जिसे कहते हैं कारनेट। फुल तो नाम है उसका कारनेट दी पसाज, पर शॉर्ट फॉर्म में हम उसे कारनेट बोलते हैं। येलो कलर की बुकलेट होती है जो इंडिया में 1 या 2 अथॉरिटी है जो इशू करती है आपकी गाड़ी का, तो वो आपका एक तरह से गाड़ी का पासपोर्ट है। और कुछ देश ऐसे होते हैं जो कारनेट वैलिड नहीं मानते, तो उन देशों के लिए अलग मतलब डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, जैसे चाइना हो गया, तो चाइना में कारनेट वैलिड नहीं है, वहाँ पे आपको गाड़ी का नंबर प्लेट भी वहीं की लेनी पड़ेगी, चाइनीज़ नंबर प्लेट, आपका लाइसेंस भी वहाँ का अलग बनेगा चाइनीज़ में ही। तो कुछ कंट्रीज़ मानती है कारनेट, मेजॉरिटी कंट्रीज़ मानती है, कुछ कुछ नहीं मानती है। और भाई ऐसा भी होता है, सिंस हम लाइसेंस की बात कर रहे हैं, बाई चांस अगर आप बाहर की कंट्री में ड्राइव कर रहे हैं, आपका चालान कट जाता है, तो उसकी एक अलग डॉक्यूमेंटेशन होती है, उसका एक अलग तरीके से होता है। नहीं देखो, हमारे आप जैसे मैं अपनी गाड़ी
गाड़ी लेकर गया, वो HR नंबर है, इंडियन नंबर, तो जो वहाँ के कैमराज है ना वो तो कभी कैप्चर कर ही नहीं पाएंगे उसको। और जितनी भी बड़ी कंट्रीज़ है ना, वेस्टर्न कंट्रीज़, वहाँ सब जगह पे आपको पुलिस कम ही दिखेगी। जैसे UK हो गया, यूरोप हो गया, वहाँ पे हर जगह स्पीड कैमराज लगे हुए हैं, मोबाइल फ़ोन के कैमराज लगे हुए हैं, तो ज़्यादातर उसी से चालान होता है। तो वहाँ पे हमारा चालान हो ही नहीं सकता कि आप मतलब 120 की जगह 140 भी चला रहे हो, अगर पुलिस ने नहीं रोका तो चालान होना ही नहीं है। पुलिस ने रोक लिया तो दिक्कत है। अब 1-2 बार हमारे चालान हुए, जैसे टर्की में हमें लगा था कि चालान नहीं होंगे, तो हम तो अपना मस्त 130 135 बड़े बड़े खुले हाईवेज़ हैं। बट जब हम टर्की से एग्जिट लेने लगे ना, यूरोप एंटर करने लगे, तो उन्होंने बॉर्डर पे ही कुछ उनका सिस्टम होगा और कैमराज की सारी रिकॉर्डिंग निकाल के उन्होंने 5,000 रुपये का चालान पकड़ा दिया कि आपने ये स्पीडिंग करी थी, ये करी थी, और फिर वो भरोगे तभी वो आपको एग्जिट। 5,000 इंडिया के 5। अच्छा, तो इतने ज़्यादा नहीं थे, शायद 1-2 ही चालान कटे होंगे। तो कई देशों में ऐसा होता है कि आपको एग्जिट के टाइम पे रोक लेंगे, कई देशों में नहीं होते चालान, कई देशों में पुलिस ने रोका तो आपको चालान करेंगे, बट एज सच अलग डॉक्यूमेंटेशन कुछ नहीं होता। जैसे अब एक जगह पे यूरोप में हमने किसी कैफ़े के बाहर गाड़ी खड़ी कर दी थी। अब हमें उस कंट्री में, चेक रिपब्लिक थी शायद से, हमें उस कंट्री का ये नहीं पता था कि अगर आप किसी भी पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर रहे हो तो वहाँ पे एक नंबर लिखा होता है पोल पे, उस नंबर पे मिस कॉल मारनी पड़ती है या मैसेज करना होता है कि आप इतने घंटे के लिए गाड़ी छोड़ के जा रहे हो और फिर आप जा सकते हो। पार्किंग फ्री थी, कोई पेड नहीं थी, पर वो मैसेज करना ज़रूरी है। अब हमें पता नहीं था, हम नए नए थे, फर्स्ट डे एंटर हुए थे चेक रिपब्लिक, हमें भूख लग रही थी, हम रेस्टोरेंट चले गए गाड़ी खड़ी करके पार्किंग में, आके देखा तो क्लैंप लगा हुआ था उस पे। अब वो जो पोस्टर लगा के गए वो भी सारा उनकी लैंग्वेज में, कुछ समझ नहीं आ रहा कहाँ करे किसको कॉल। फिर 1-2 लोकल लोगों को पकड़ा, उन्होंने फ़ोन लगाया, फिर वो ट्रैफिक पुलिस वाले आए, फिर उन्होंने इंडिया के 1,500 रुपये लिए, चालान काटा, क्लैंप हटाया, फिर जाने दिया। और भाई जो जैसे कारनेट, ये जो गाड़ी का पासपोर्ट है, इस पे कितना खर्चा आता है? हाँ, ये खर्चा ना पहले तो ऐसा था कि आपका जितनी गाड़ी की वैल्यू है ना, उससे डबल आपको उनको ना एज अ सिक्योरिटी मनी पे करके जाना पड़ेगा कि आप अपनी गाड़ी इंडिया में वापस लाओगे, वहीं पे छोड़ के या बेच के नहीं आओगे। जैसे आप अगर 20 लाख की गाड़ी ले जा रहे हो तो 40 लाख रुपए उनको एज अ सिक्योरिटी रख के जाना पड़ेगा। जब आप कारनेट सरेंडर करोगे, इंडिया में आ गई आपकी गाड़ी, तो वो आपको 40 लाख रिटर्न कर देंगे। पर अब क्या करा है कि उन्होंने फिक्स कर दिया 5 लाख रुपये आपको सिक्योरिटी देनी है, चाहे आप बाइक ले जाओ चाहे गाड़ी ले जाओ, और 1 लाख प्लस GST पे करना है 1 साल के कारनेट का। तो मतलब मैंने 6,18,000 रुपये पे करे, जिसमें से 5 लाख मुझे रिफंड मिल जाएगा जब मेरी गाड़ी इंडिया आ जाएगी और मैं कारनेट वापस दे दूँ। तो ये होता है, और वो 1 साल के लिए वैलिड होता है। तो ये आपने सोचा नहीं था कि भाई इतना ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है पहले ही? इतने में तो पूरी ट्रिप निकल जाएगी, पूरी UK दिल्ली की पूरी फ्लाइट, होटल वोटल सब अगर इकोनॉमी क्लास करे तो पूरी ट्रिप ही हो जाएगी। नहीं देखो, अगर मेरा ना दिल्ली टू लंदन हम 2 लोग गए थे, एक मैं और एक मेरा दोस्त, हमारा टोटल 32 लाख का खर्चा आया था, जिसमें हमने 108 दिन ट्रैवल किया और 30 कंट्रीज कवर करी, जिसमें रहना, खाना, गाड़ी का डीजल, शिपिंग, कारनेट, वीज़ा फीस, होटल का सब इंक्लूडेड था। अब आप 3 लोग गए थे, कितने दिन के लिए गए थे? भाई हम गए 23-24 दिन। कितना खर्चा लग गया होगा? भाई खर्चा लग गया 20 के मतलब तीनों का अगर मिला के देखें तो 20 के आसपास लग गया। 20 लाख रुपए। और कितनी कंट्रीज कवर करी आपने? 7। फिर मैंने 32 लाख में 30 कंट्रीज ट्रैवल करी और 4 महीने के लिए ट्रैवल किया और अपनी गाड़ी चलाई भी वहाँ पे। तो अब बताओ महंगा है कि सस्ता है? अब तो सस्ता लग रहा है भाई। भाई सही है। तो तो यार लगता ये है महंगा है, बट जिसको लंबा ट्रैवल करना है ना, जो पूरा करना चाहते हैं, जैसे जो यूटिलाइज करना चाहता है कि आप एक बार यूरोप पहुंच गए, खर्चा लगा मान लो, पर वो आप 35 कंट्री एक ही बार में पूरी अपनी गाड़ी से ट्रैवल कर सकते हो, तो वो बहुत सस्ता है। अच्छा, पर रहने वहने का तो रहने काफी का खर्चा महंगा है। है, रहने का तो महंगा ही है। भाई यूरोप वैसे बहुत एक्सपेंसिव है, कुछ सिटीज़ तो है ना। अब ज़्यादातर जो अपना जर्मनी साइड वाले कंट्रीज़ है वो सारी महंगी है, लेकिन आप ये नीचे चेक रिपब्लिक देखोगे, ऑस्ट्रिया वगैरह देखोगे, ये थोड़ी सी सस्ती कंट्रीज़ है। बल्गेरिया हो गया, अल्बेनिया हो गया। तो वही होता है ओवरऑल, जैसे हम बजट लेकर चले थे कि होटल में पर डे हमने 6,000 से ज़्यादा नहीं खर्च करने, और मैक्सिमम कभी होना भी होगा तो 10 से 12,000 करेंगे, पर वो एवरेज आउट 100 दिन का 6,000 पर डे भी होना चाहिए। तो उसके अंडर हमने कर लिया था। तो 32 लाख रुपए टोटल खर्चा आया था, 16 लाख रुपए। भाई काफ़ी सही बजट ट्रिप करी है आपने। पेट्रोल का क्या सीन रहा भाई? डीजल तो देखो, ईरान में तो ऐसा है कि वहाँ पे 4 रुपये लीटर डीजल है, बट प्रॉब्लम क्या है ना, वहाँ पे डीजल की इलीगल एक कंट्री से दूसरी कंट्री में वो ना हो, तो उन्होंने टूरिस्ट को डीजल देना ही मना कर रखा है। तो वहाँ पे एक कार्ड बनता है, टूरिस्ट कार्ड, वो अगर आप बनवाओगे तभी आप पेट्रोल पंप से जाके डीजल या पेट्रोल भरवा सकते हो, और हमारा वो कार्ड बन नहीं पाया किसी रीज़न की वजह से। अब हमारा हाईवे पे पेट्रोल डीजल ख़त्म हो गया, तो वहाँ के लोग इतने ज़्यादा अच्छे हैं कि जितने भी ट्रक वाले रुक रहे थे वो 30-30 लीटर फ्री में डीजल दे रहे थे, और हम उनको ज़बरदस्ती पैसे दे रहे थे, वो ले ही नहीं रहे थे। अच्छा। और फिर दूसरी चीज़, अब वो तो चलो हमने 20 लीटर ले लिया, अब आगे भी तो इतने दिन ट्रैवल करना है, डीजल डलवाना ही है, तो हम जिस भी पेट्रोल पंप पे जाते थे वहाँ के बंदे क्या
करते थे, जैसे जो भी ट्रक वाला आ रहा है वो अपना 50 लीटर डलवा रहा है तो 50 के अलावा 10 लीटर वो हमारा डलवा देते थे फ्री में। तो ऐसी 5 ट्रक आए 10-10 करके 50 लीटर फ्री में डीजल। तो हमने वहाँ पे टोटल 2000 किलोमीटर ट्रैवल किया और हमारा सिर्फ 800 रुपये का डीजल लगा। भाई ये तो बढ़िया यार, अच्छे लोग यार वहाँ के, ये तो बढ़िया चीज़। ये लोग मतलब वहाँ चलते चलते ही लोग आपको घर पे इनवाइट कर लेंगे कि आ जाओ चाय के लिए आ जाओ। तो मतलब बहुत बहुत जैसे ईरान की ना लोगों के मन में एक वो बनी हुई है कि बहुत टेररिज्म होगा या लोग अच्छे नहीं होंगे, बट ऐसा कुछ नहीं था। मेरे को मतलब सबसे ज़्यादा मज़ा जो है ना लोगों के मामले में वो ईरान और टर्की में ही आया। मतलब वहाँ के लोग बहुत बढ़िया थे। किसी के आप घर पे गए, किसी ने आपको बुलाया चाय हाँ पे? 2-4 लोग बने थे वहाँ पे, एक हमारे गाइड थे वो थे, उनके साथ भी गए। तो मतलब अच्छे लोग थे काफ़ी, पैसे नहीं लेते थे आदि जगहों पे कि मतलब कुछ चीज़ दे रहे हैं तो पैसे लेने से मना कर देते। जैसे उनको इंडिया नहीं पता, उनको हिंदुस्तान पता है। तो मतलब हम शुरू में हम इंडिया बोलते तो उन्हें समझ नहीं आता था, फिर किसी ने अपने मुंह से बताया कि हिंदुस्तान हिंदुस्तान, तो फिर हमें पता चला कि एक्चुअल में इन लोगों को हिंदुस्तान पता है। तो हम जहाँ भी हिंदुस्तान बताते थे ना, ज़्यादातर लोग पैसे नहीं लेते थे या फिर कम कर देते थे या अच्छा बिहेवियर हो जाता था उनका काफ़ी ज़्यादा। और भाई जैसे यहाँ पे तो राइट हैंड ड्राइव है और पूरे यूरोप में ऑलमोस्ट लेफ्ट हैंड ड्राइव ही है, तो आपको वो उसमें दिक्कत नहीं आई? हाँ मतलब जब ईरान में हमने शुरू करी अपनी जर्नी, वो भी लेफ्ट हैंड ड्राइव ही है, तो मतलब एक दिन लगा था अडेप्ट होने में और पहले दिन एक्सीडेंट भी हो गया था। तो होता क्या, हमारे इंडिया में हमें राइट से ओवरटेक करना है, वहाँ लेफ्ट हैंड ड्राइव है तो लेफ्ट से ओवरटेक करना है, बट हमारी स्टीयरिंग व्हील राइट वाली थी गाड़ी। तो अगर मुझे किसी, मान लो एक सिंगल रोड है और आगे मेरे ट्रक जा रहा है और मुझे उसको ओवरटेक करना है, तो मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा उधर क्या है, तो मुझे अपने पैसेंजर जो साथ में बैठा को ड्राइवर उससे पूछना पड़ेगा। तो उस चक्कर में क्या हुआ कि मैंने ओवरटेक लिया, आगे से ट्रक आ रहा था, मैंने ब्रेक लगाई, पीछे वाले ने ब्रेक नहीं लगाई, उसने ठोक दी गाड़ी पूरी। और ये फर्स्ट डे ही, सोचो ट्रिप का फर्स्ट डे ईरान में और पहले दिन ही गाड़ी ठुक गई। मतलब उस टाइम तो ऐसा हो रहा था पता नहीं ट्रिप हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, बट उसके बाद टचवुड एक भी एक्सीडेंट नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं हुई और स्मूथ गया सब कुछ। तो आपने रिपेयर कराया गाड़ी या रिपेयर वैसे नहीं ही करवाया, चलाई? एक्चुअली जो डिक्की थी ना वो पूरी दब गई थी, तो मैकेनिकली कुछ इशू नहीं आया। अगर मैकेनिकली आता तो ना तो वहाँ रिपेयर हो पाती और फिर इंडिया शिप ही करनी पड़ती गाड़ी वहाँ। तो आप दिल्ली से ईरान गए थे पहले? हाँ इसका ना रूट ये भी था कि हम चाइना वाले रूट से जा सकते थे, बट उस टाइम पे चाइना ने बंद कर रखी थी एंट्री। अब मैं ऑस्ट्रेलिया वाली में चाइना से गया हूँ, बट उस टाइम पे फिर हमने इंडिया मुंबई से शिप करी थी गाड़ी ईरान, और हम गए यहाँ से दुबई और दुबई से ईरान, फिर वहाँ से हमने गाड़ी पिक करी और फिर पूरा बाय रोड। ओह, तो बीच बीच में जब नदी आती है तो आप फेरी? नहीं वहाँ कोई नहीं है नदी, वहाँ पे पूरा यूके तक आपका बाय रोड है। ईरान से यूके तक पूरा रोड? हाँ हाँ, ईरान से टर्की, टर्की से यूरोप एंटर करो, यूरोप तो बाय रोड कनेक्टेड ही है, फिर फ्रांस से आपका अंडर वाटर टनल है, वो भी बाय रोड ही है एक तरह से आप देखोगे तो पूरा वो है। तो प्रॉपर हाईवे बना हुआ है या फिर कैसे, मतलब क्या कैसा स्ट्रक्चर कैसा है? डिपेंड करता है कंट्री टू कंट्री। जैसे ईरान में कई जगह पहाड़ी इलाके भी थे, कई जगह रेगिस्तान थे दूर दूर तक, और मेजोरिटी जो यूरोप था उसमें सारी जगह हाईवेज ही थे बढ़िया, 3 लेन 4 लेन 5 लेन ऐसे हाईवेज ही बने। तो आपको बीच में ऐसे रोका है रास्ते में कि भाई चेकिंग वेकिंग कराओ? हाँ ईरान में रोका था, हम ओवर स्पीड कर रहे थे तो पुलिस वालों ने रोक लिया साइड में, तो वही चालान काट रहे थे वो इंडिया के 2000 रुपये। तो हमारा इंडिया में भी थोड़ी सी आदत है ना कि सर देख लो जो बन जाए, तो हमने वैसे ही वहाँ ट्राई किया, तो वो उसे पता चला कि इंडियन है, तो उसने कहा कि चलो कुछ भी दे दो, आप सोविनियर दे दो ऐसा। तो हमने इंडिया का 10 रुपये का नोट था वो दे दिया, उन्होंने छोड़ दिया। अरे तो मतलब चालान नहीं काटा। ये बढ़िया है, उसे मालूम था उसकी बारी 10 रुपए? हाँ मतलब वो पैसे नहीं मांग रहा था बाद में, वो कह रहा कुछ भी सोविनियर दे दो, सिक्का हो कुछ भी अपनी कंट्री का या दूसरी कंट्री वो का, कह रहा भेंट दे बस दो वैसे मुझे ही दे कोई। दो। हाँ तो अच्छे थे पुलिस वाले का। भाई ऐसी कोई कंट्री बताओ, सिंस आपने इतनी कंट्रीज ट्रैवल कर लिया गाड़ी के साथ, ऐसी कोई कंट्री बताओ जो आप बोलोगे यार यहाँ पे तो तुम्हें बाय रोड ट्रैवल करना ही चाहिए, फ्लाइट से मत जाओ, ये तो मैं रिकमेंड करता ही करता हूँ अपनी ऑडियंस को। टर्की एक तो, और स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड हमारे पास थोड़ा वीज़ा की दिक्कत थी तो हम ज़्यादा ट्रैवल कर नहीं पाए, बट एक्चुअल में जो इंटरलाकन वाला एरिया है वो वाला, वहाँ पे अगर आप बाय रोड करते हो तो बेस्ट है वो। मतलब अगर आप जा रहे हो यूरोप में स्विट्ज़रलैंड, तो आप या तो बाय रोड करो या वहाँ की जो ट्रेन्स है उसमें ट्रैवल करो। मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट इसके अलावा करोगे उतना मज़ा नहीं आएगा, ड्राइविंग का बहुत मज़ा आता है स्विट्ज़रलैंड में। और बाकी टर्की में हम कैपेडोकिया साइड से एंटर किए थे ऊपर वाले एरिया से, तो वो एरिया बहुत सुंदर है। मतलब आपने देखा होगा फोटो वीडियोस में हॉट एयर बलून उड़ते हैं जहाँ पे, तो वो मतलब वहाँ पे अजीबोगरीब से स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं पहाड़ों के कटे हुए, तो वो ड्राइव करने का अलग ही मज़ा आता है। अच्छा। बाकी ईरान में गर्मी बहुत थी, मतलब उस टाइम हम जब गए थे 48-49 डिग्री था, और डीजल हाईवे पे ही ख़त्म हुआ तो गाड़ी भी नहीं ऑन हो रही थी, और 48 में हम हाथ दे रहे ट्रक वालों को, फिर वहाँ रोक ही लिया था उन्होंने और दे दिया था, ऐसी दिक्कत नहीं हुई। भाई आप स्कॉर्पियो लेके ऑस्ट्रेलिया कैसे पहुंच गए बाय रोड, वो थोड़ा एक्सप्लेन करो, और वो आपकी जर्नी कैसी रही, वो ट्रिप कैसी थी, ऑस्ट्रेलिया के बारे में थोड़ा बताओ। तो ये वाली ट्रिप मैंने जस्ट अभी करी है, मैं नवंबर 2023 में निकला था और अभी इसी महीने ख़त्म हुई है वो ट्रिप।
तो लगभग 6-7 महीने की वो ट्रिप थी। उसमें से हम देखो सबसे पहले यहाँ से इंडिया से गए नेपाल। नेपाल तो नॉर्मल है, कई लोग गए हुए गाड़ी से। उसके बाद जो है ना, वो लोगों को पता नहीं है कि आप चाइना भी एंटर कर सकते हो बाय रोड। जैसे लोगों को लगता है कि इंडिया चाइना के बीच में काफ़ी वो चल रही है, तो आप बाय रोड ट्रैवल नहीं कर सकते वहाँ, बट ऐसा नहीं है। इंडिया और चाइना के बीच में भी काफ़ी बॉर्डर्स है, बट आप वो नहीं कर सकते, पर आप नेपाल से चाइना जा सकते हो। तो वैसे तो अब लोग कहेंगे कि वो तिब्बत है, चाइना नहीं है, बट वो अब चाइना के अंडर ही है, तो हम उस चीज़ में ज़्यादा पॉलिटिकली जाना नहीं चाहेंगे, जो भी है। बट अभी करंटली वो चाइना के अंडर ही आता है, वहाँ पे इमिग्रेशन ऑफिसर्स, पुलिस सब चाइना की है। तो नेपाल से तिब्बत का बॉर्डर है, और उस बॉर्डर को मतलब मैंने अपनी गाड़ी से लगभग 37 बॉर्डर्स क्रॉस किया है, और उस बॉर्डर का जो एक्सपीरियंस था ना, वो दिल में धक 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 कॉन्टीन्यूसली होना, वो एक बताओ अलग ना भाई, उसको डिटेल में बताओ। मतलब एक तो देखो यार, चाइना में ना रिस्ट्रिक्शंस बहुत है। जैसे हमें जो हमारे गाइड थे ना, मतलब आप चाइना में अकेले ट्रैवल नहीं कर सकते अब, अगर अपनी गाड़ी से कर रहे हो। आप फ्लाइट से जा रहे हो, बीजिंग जाओ, कोई रोक टोक नहीं है, कुछ नहीं है। बट अगर आप बाय रोड ट्रैवल कर रहे हो, तो आपको एक परमानेंट 24 घंटे एक गाइड रखना पड़ेगा, जो वहाँ की गवर्नमेंट से अप्रूव्ड होगा। वो हमारी ही गाड़ी में ट्रैवल करेगा, सेम होटल में रुकेगा, और जब तक आप एंटर करे हो और जब तक एग्जिट करे हो, उतने दिन वो आपके साथ रहेगा। तो सबसे पहला चैलेंज तो ये था। जो एजेंट था, वो हम 40 दिन के लिए वहाँ थे चाइना में, तो 9 लाख रुपए तो एजेंट की फीस थी खाली। अरे इंडिया के बाप रे, 9 लाख रुपए 40 दिन के? 40 दिन के। यार ये तगड़ा प्रोफेशन है। हाँ, तो चाइना में मोटा तगड़े खर्चा पैसे कमा रहा है। बिल्कुल। तो 9 लाख रुपए तो उन्होंने लिए, प्लस हमारा ट्रैवल अलग, डीजल अलग, टोल टैक्स अलग, होटल अलग, खाना अलग। तो चाइना एक तो एक्सपेंसिव बहुत पड़ा इस चीज़ में। दूसरी चीज़, वहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस बहुत थी। आपका जैसे ही आप बॉर्डर क्रॉस करोगे ना, वहाँ पे इमिग्रेशन ऑफिसर्स खड़े आपका फ़ोन चेक करते हैं लिटरली खोल के, कि आपके फ़ोन में दलाई लामा की कोई फ़ोटो तो नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज़, चाइना के खिलाफ आपने कुछ पोस्ट तो नहीं कर रखा, या कुछ ऐसा चीज़ तो नहीं ऑब्जेक्शनेबल, कोई पोर्न वीडियोस तो नहीं है, कुछ वैसा कंटेंट तो नहीं है, कोई बुक तो नहीं आप कैरी कर रहे हैं। तो स्ट्रिक्टनेस बहुत है वहाँ पे। तो उस चीज़ को लेकर डर बहुत लग रहा था कि एंट्री रिजेक्ट ना हो जाए। 9 लाख रुपए भर चुके हैं ट्रिप की भी, फिर ऐसी तैसी मच जाएगी पूरी, तो वो थोड़ा सा डर था। बट नंबर प्लेट भी आप बता रहे थे चेंज करनी हाँ, पड़ती नंबर है। प्लेट क्या है, जब हम चाइना मतलब तिब्बत में एंटर करते हैं, तो 3-4 दिन तो आपको अलाउड होता है आपकी नंबर प्लेट में। फिर उसके बाद एक शहर आता है सिगात्से करके, तो वहाँ पे उनकी रोड अथॉरिटी है जो नंबर प्लेट इशू करती है। फिर वहाँ से आपको अपना एक चाइनीज़ ड्राइविंग लाइसेंस देना पड़ता है, और नंबर प्लेट लेनी पड़ती है जो चाइनीज़ में ही लिखी होती है। फिर आप आगे ट्रैवल कर सकते हैं। उसमें कितना खर्चा आता है? वो सब एजेंसी का फीस में इंक्लूडेड है। अच्छा। जो वो है ना नंबर प्लेट और लाइसेंस, वो एजेंसी देखती है पूरा का पूरा। ठीक है, आप चाइना पहुंच गए, फिर उसके बाद? फिर उसके बाद चाइना के बाद हम सीधा गए नीचे, लाओस करके कंट्री आती है वहाँ पे। तो लाओस के बाद हमें जाना था वियतनाम, बट वियतनाम ने एंट्री दी नहीं। उन्होंने कहा कि आपका स्टीयरिंग व्हील राइट साइड है, तो हम आपको एंट्री नहीं दे सकते। तो वो कह रहे थे एम्बेसी से जाके लिखवा के ले आओ कि उनकी गारंटी है कि आप कुछ भी एक्सीडेंट करते हो या कुछ करते हो तो एम्बेसी देखेगी। अब ऑब्वियसली इंडिया आना, एम्बेसी से लिखवाना, सो झमेले करना, तो हमने वियतनाम छोड़ ही दिया। फिर तो हम सीधा लाओस से गए कंबोडिया। भाई सॉरी मैं कट कर रहा हूँ आपको। जब आप चाइना से वियतनाम गए तो बीच में कुछ वाटर बॉडीज थी, या फिर सीधा बाय रोड है? रोड है, पूरा रोड है ये। हाँ, मतलब यहाँ से नेपाल, चाइना, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, ये पूरा रूट जो है वो बाय रोड है। फिर सिंगापुर के बाद आपको जहाँ भी जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, फिलीपींस जाना है, या फिर न्यूजीलैंड जाना है, उसके लिए आपको फिर समुद्र का ही रास्ता लेना पड़ेगा। तो हमारा प्लान था कि हमें सिंगापुर से गाड़ी शिप करनी थी ऑस्ट्रेलिया। बट ऑस्ट्रेलिया का भी ना एक रूल है, वहाँ की ना जो बायोडाइवर्सिटी है ना, वो उसको प्रिजर्व रखना चाहते हैं। तो जब आप फ्लाइट से भी जाओगे ना, वो आपके जूतों में मिट्टी लग रही है, वो चेक करेंगे कि मिट्टी नहीं ला रहे आप दूसरे देश की, आप दूसरे देश का कोई फ्रूट नहीं ला रहे, कोई पत्ते नहीं ला रहे। तो ऐसी गाड़ी की इंपोर्ट को लेके भी ना बहुत रिस्ट्रिक्शंस है। तो उसकी वजह से जो एजेंसी थी ना, वो कह रही थी कि 50 दिन लगेंगे कम से कम, शिपिंग प्लस क्लियरेंस मिला के। फिर हमने सोचा कि अब 50 दिन करेंगे क्या, उससे बेटर हमने गाड़ी वहीं छोड़ दी और हम ऑस्ट्रेलिया चले गए फ़्लाइट से। और ऑस्ट्रेलिया में हमने ले ली टेस्ला रेंट पे, और फिर मैंने ऑस्ट्रेलिया जो है वो टेस्ला से कवर किया। अच्छा, टेस्ला का कैसा था भाई एक्सपीरियंस? बहुत बढ़िया, मज़ेदार। मतलब वहाँ पे ऑटो ड्राइव पे डाल दिया हाँ आपने? हाँ, ऑटो ड्राइव बढ़िया। और फर्स्ट टाइम था मैंने इलेक्ट्रिक गाड़ी चलाई। मतलब कोई मेल फंक्शन कुछ नहीं हुआ? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। आप महंगी से महंगी स्पोर्ट्स कार ड्राइव कर लो, लेकिन जो इलेक्ट्रिक कार में पंच मिलेगा ना, वो आपको किसी पेट्रोल डीजल गाड़ी में नहीं मिलेगा। तो मैंने तो आते ही सोच लिया कि एक इलेक्ट्रिक गाड़ी लेनी है। फिर इंडिया में आते ही बुक करवाई नेक्सॉन ईवी की। मतलब जो चलाने की क्वालिटी है ना, वो नेक्स्ट लेवल है उसकी। भाई उस टाइम बुरा नहीं लगा मेरी स्कॉर्पियो नहीं आ लगा पाई? था, काफ़ी लगा था। बट फिर अब ऑप्शन नहीं था, 50 दिन करते क्या, वेट करते, इंडिया आते फिर जाते, वैसी ट्रिप लंबी खिंच रही थी। तो हमने सोचा छोड़ो, कोई नहीं, एक ही कंट्री है, घूमना तो है ही, घूम लेंगे। वैसे भी अपनी गाड़ी में नहीं घूम पाएंगे, बस यही फर्क है। भाई ऑस्ट्रेलिया में कहाँ कहाँ घूमे, कुछ जगह बताओ जहाँ पे आप ऑडियंस को रेकमेंड करते जाना चाहिए। यार देखो, ऑस्ट्रेलिया वैसे तो बहुत बड़ा है, बट एक्चुअल में जो पॉपुलेशन वहाँ पे रहती है ना, वो बहुत कम एरिया में रहती है।
आधे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया खाली पड़ा हुआ है। तो मेनली जो उनकी कोस्टल लाइन है ना पूरी, वहाँ पे ही सारी वहाँ की पॉपुलेशन रहती है। तो मैं लैंड किया था मेलबर्न में, फिर मैंने मेलबर्न के आसपास के कुछ एरियाज़ एक्सप्लोर करे। बाय रोड अच्छा था वो भी। वहाँ पे एक जगह है ग्रेट ओशियन रोड करके, कि एक तरफ तो आपको पहाड़ दिखेगा रोड में और एक तरफ आपको समुद्र है पूरा। तो वो उस रोड का नाम ही यही है, द ग्रेट ओशियन रोड। तो वहाँ पे ड्राइव करना तो मतलब एक ड्रीम है कई लोगों का, जिनको ड्राइविंग का मतलब मजा आ गया इंटरेस्ट होगा है भाई ना, वहाँ पे तो। बहुत मज़ा आया वहाँ पे। तो वहाँ पे मैंने ड्राइव करा, वो एक अच्छा एरिया जाने के लिए। फिर मैं वहाँ से फ़्लाइट पकड़ के गया सिडनी, और वहाँ पे फिर मैंने फिर से गाड़ी रेंट करी टेस्ला, और उसका फिर आसपास का एरिया पूरा कवर किया। टेस्ला का वैसे क्या रेंट पड़ा? मेरे को पर डे पड़ा था 5,000 रुपये इंडिया के। सिक्योरिटी भी दी थी? सिक्योरिटी वहाँ की होती है $500, पर वो क्रेडिट कार्ड में ही ले लेते हैं बस। मतलब वो चार्ज नहीं करते, वो ब्लॉक कर देते हैं $500 को, 500 ऑस्ट्रेलियन डॉलर को। जब आप फिर गाड़ी रिटर्न कर दोगे उसके 1 महीने बाद वो दे देते हैं, अगर कोई चालान नहीं आया हो। बट मेरा चालान आ गया, क्योंकि अब मुझे तो आदत थी स्कॉर्पियो एन की कि चालान कटेगा नहीं, बट अब वहाँ की जो नंबर प्लेट है उसमें तो चालान कटेगा ही कटेगा, तो उससे चालान आ गए 2। कितनी दौड़ा दी थी? मैं दौड़ाई ज़्यादा नहीं, फ़ोन वीडियो बनाते अच्छा। वहाँ पे वो फ़ोन कैमरा रखे हुए हैं कि आप अगर मोबाइल यूज़ कर रहे हो चलाते वक्त तो आपका चालान कटेगा। तो उसका 32,000 रुपये का चालान आ गए 2। और तेरी 16 हज़ार के। तो भाई अब तक आपकी कितनी कंट्रीज हो गई? 50 कंट्रीज? हाँ मेरी 2 रह गई है, 48 हो गई है 48 हो गई। तो और भाई बाय रोड 37 हुई है। तो बेस्ट कंट्री कौन सी लगी आपको, अगर मैं बेस्ट पूछूं कि भाई आप कितनी बार भी चले जाओ वहाँ पे? बेस्ट कंट्री अगर बाय रोड पूछो तो टर्की लगी मुझे, और वैसे घूमने के बारे में पूछो तो जर्मनी भी अच्छी लगी, और चाइना भी अच्छा लगा काफ़ी। मतलब चाइना को लेके भी मतलब वही है सब कुछ ना। देखो आप पाकिस्तान के भी लोग देखोगे तो वो इंडियन से बहुत अच्छे हैं, बट वहाँ की जो मीडिया है, वहाँ की जो गवर्नमेंट है, वो थोड़ा सा दिक्कतें करती है। सेम चाइना का भी है। वहाँ पे जब लोगों को पता चलता था हम इंडिया से आए हुए, तो उनका भी बिहेवियर बहुत बढ़िया होता था। तो मतलब हॉस्पिटैलिटी के मामले में चाइना बढ़िया लगा मुझे काफ़ी। वहाँ पे थोड़ा ऐसे नहीं देखते कि इंडियन क्यों आ गए और ये वो? कुछ उनको मतलब नहीं है कि वॉर है, लैंड कैप्चर कर रखा है, हमने कर रखा है, उन्होंने कर रखा है, उनको कोई मतलब नहीं है। उनको वो अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं और खुश भी लगते हैं। मतलब लोग कहते हैं कि वहाँ पे खुश नहीं होंगे लोग, बट मेरे को जहाँ तक जितने लोग मिले खुश मिले। भाई खाने की दिक्कत नहीं आई आप? चाइना में तो बहुत है दिक्कत। मतलब वहाँ के जो बड़े शहर हैं वहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, बाकी उसकी जगह तो फिर हम वो हल्दीराम के वो कैरी करते थे, रेडी टू ईट, खुद ही बनाओ खुद ही खाओ, यही चलता था बस। हाँ, उस वे में पैसा भी बहुत बचता है ना। हाँ अगर पैसे बहुत बच जाते हैं। मतलब पर डे अगर हम 5,000 का खर्चा लेके चल रहे हैं तो वो 500 रुपये में ही हो जा रहा था हमारा, क्योंकि खुद लेकर गए हुए थे वो। और वैसे आप अपना स्टे कैसे प्लान करते हो, जैसे इतना लंबा? स्टे का कोई प्लान नहीं होता था। जिस दिन जहाँ रुकना है वो उसी दिन ही पता चलता था, उसी दिन ही सेम 1 घंटे पहले होटल बुक करते थे और रुक जाते थे सीधा। तो महंगा नहीं पड़ता होगा? नहीं सही मिल जाते थे। लास्ट मिनट डील उल्टा सस्ती पड़ती है। अब लोगों के दिमाग में ये भी काफ़ी ज़्यादा गलत वो है कि आपको बहुत महीने पहले बुकिंग करनी पड़ती है, बट ऐसा नहीं है एक्चुअल में। अगर आप सेम डे या 1 दिन पहले भी कर रहे हो ना, तो कभी कभार ऐसा होता है कि आप 3 महीने पहले जो बुक करके बैठे हो उससे भी सस्ती डील मिल रही होती है, क्योंकि अब उनकी जब बुक ही नहीं हुई तो वो लास्ट मिनट में प्राइजेस ड्रॉप कर देते हैं काफ़ी ज़्यादा, तो हमें बहुत सस्ते पड़ जाते थे एंड मोमेंट पे भी। वैसे क्या आप बोलोगे कि हॉस्टल में रहना चाहिए, होटल्स में, या फिर एयरबीएनबी, क्या लेना चाहिए? देखो अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो, फ्लाइट से ट्रैवल कर रहे हो, तो आप हॉस्टल्स लो, आपको पूरी दुनिया के लोग मिलेंगे, उनसे बातचीत करो, उनके साथ पार्टी करो। बट अगर आप अपनी गाड़ी से ट्रैवल कर रहे हो तो हॉस्टल्स में एक तो पार्किंग नहीं मिलेगी, दूसरी चीज़ अगर आप 2 लोग हो तो 2 लोगों का हॉस्टल प्लस 1 रूम, दोनों का प्राइस सेम ही पड़ जाता है। तो आप उससे अच्छा अपना प्राइवेट रूम लो और पार्किंग के साथ ऐसा लो। और अगर पार्किंग कई देशों में जैसे यूरोप है, वहाँ पे क्या है पार्किंग की बहुत इशू है, होटल्स में पार्किंग होती ही नहीं है, तो वहाँ पे आप एयरबीएनबीज लो ताकि आपको अपनी पार्किंग मिल सके वहाँ पे। तो अलग अलग डिपेंड करता है क्या सिचुएशन है, कैसे ट्रैवल कर रहे हो उस हिसाब से। कई लोग जो है वो काउच सर्फिंग भी करते हैं। काउच सर्फिंग मतलब एक वेबसाइट है जहाँ पर जैसे आप लोग नोएडा में रहते हो मान लो, तो आप अपना काउच सर्फिंग पे रजिस्टर करके अपना घर भी डाल सकते हो कि कोई दूसरी कंट्री से आएगा वो आपके घर में फ्री ऑफ कॉस्ट रह सकता है। तो ऐसे ही पूरे दुनिया में अलग अलग लोगों ने अपना प्रोफाइल बना रखी है, और आप रिक्वेस्ट भेज सकते हो कि मैं अगले महीने जर्मनी आ रहा हूँ, तो वहाँ पे लोग एक्सेप्ट करेंगे कि आप हमारे घर आओ, फ्री ऑफ कॉस्ट रहो, यहाँ पे खाओ पियो। तो ये भी करते हैं कई लोग। आप रुके किसी ऐसे? नहीं मैं नहीं रुका, मेरे को थोड़ा सा मतलब सही नहीं लगता है ऐसे किसी के घर जाना। वैसे कैसा भी इंसान हो मतलब मिल सकता है, कुछ भी कर दे। वेरीफाइड प्रोफाइल है तो ज़्यादातर आप वही देखो कि कितने लोगों को उसने रुकवाया, उसके रिव्यूज़ कैसे है, पुराने जो टूरिस्ट आए थे उनके साथ। तो अब काफ़ी जैसे अपना वो है, काफ़ी ट्रैवलर्स हैं इंडिया के जो काउच सर्फिंग करते हैं। जैसे एक माउंटेन ट्रैकर थे वरुण भाई, वो काफ़ी काउच सर्फिंग करते थे। तो अच्छे लोग भी मिलते हैं, बुरे भी मिलते हैं। वो तो इससे पैसा बच जाता है, काफ़ी बढ़िया चीज़ है। बहुत अगर फ्री बहुत में बच जाता है, बहुत बच जाता है।
क्योंकि ज़्यादातर जिनके घर में आप रह रहे हो अपने मन से ग्रोसरीज या ले जाओ तो ठीक है, बट वो मांगते नहीं हैं आपसे। मतलब आप 4 दिन रुक रहे हो तो आपका खाना भी एक तरह से फ्री हो जाता है उनके घर में पूरा, प्लस आपको उस कंट्री का लोकल एक्सपीरियंस देखने को मिल रहा है कि कैसे लोग रहते हैं, क्या करते हैं। तो जिनको प्रॉब्लम नहीं है किसी के साथ रुकने में या ऐसा करने में, वो करे तो बहुत बढ़िया चीज़ है। तो कहीं का ऐसे कोई बढ़िया किस्सा हुआ है, कोई बताओ कहीं पे किस टाइप का कुछ बढ़िया? हुआ हो?